ये है सेंट्रल एशिया। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ताजिकिस्तान के मिलाप से बनने वाला एक ऐसा एरिया जिसे आज दुनिया की सुपर पावर होना चाहिए था, क्योंकि हजारों साल तक ये एरिया सिल्क रोड का सेंटर पॉइंट रहा है। सिल्क रोड असल में वो ट्रेड रूट था जो चाइना को साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न यूरोप से कनेक्ट करता था। उस वक्त सेंट्रल एशिया इतना इम्पोर्टेंट था कि 13वीं सदी में दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला शहर मर्व था, जो तुर्कमानिस्तान में है और इस ट्रेड रूट के बिल्कुल रास्ते में था। इसी तरह उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद और बुखारा उस जमाने में अपने कल्चर, आर्ट और आर्किटेक्चर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर थे। आज से 800 साल पहले सेंट्रल एशिया एक पावर हाउस था जिसे चाइनीज, मंगोल्स और पर्शियन एम्पायर ने अपने अपने टाइम पे कंट्रोल करने की कोशिश की है। मगर आज यही सेंट्रल एशिया वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत ही इररेलेवेंट और अनइम्पोर्टेंट बन चुका है, और इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी ज्योग्राफी और पिछली सदी में होने वाली चंद ऐसी चीजें हैं जिसने दुनिया के इस क्रॉस रोड को आज इतना इररेलेवेंट बना दिया है। हालांकि ये एरिया बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है। सेंट्रल एशिया की ज्योग्राफी देखें तो वो बिल्कुल लैंडलॉक्ड है और इन 5 कंट्रीज की किसी बड़े समंदर को एक्सेस नहीं है। और फिर ये एरिया 3 वर्ल्ड पावर्स रशिया, ईरान और चाइना के बीच सैंडविच है, जो अपने अपने फायदे के लिए इसको इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। अब ज्योग्राफी का किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक सक्सेस में बहुत बड़ा रोल होता है। उस कंट्री का एग्रीकल्चरल पोटेंशियल, उसकी ट्रेड रूट्स को एक्सेस, उसे दुश्मनों से बचाना, ये सब चीजें ज्योग्राफी डिफाइन करती है। अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करें तो इसका तकरीबन 60% एरिया डेजर्ट है। तुर्कमानिस्तान के 70% एरिया पर कराकुम डेजर्ट है और उसकी सिर्फ 20% जमीन एग्रीकल्चर के काबिल है। इसी तरह वेस्टर्न उज्बेकिस्तान भी सारा डेजर्ट है और इसीलिए ये दोनों कंट्रीज अपने बाकी पड़ोसियों स्पेशली कजाकिस्तान से कंपैरेटिवली गरीब है, क्योंकि कजाकिस्तान की नॉर्दर्न साइड एग्रीकल्चर के लिए बहुत फर्टाइल है और यहाँ पर वीट उगाई जाती है जो सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज को जाती है। लेकिन कजाकिस्तान की भी सदर्न और वेस्टर्न साइड खुश्क और अनफर्टाइल है। अब सेंट्रल एशिया की ज्यादातर पॉपुलेशन इधर साउथ ईस्ट में रहती है, क्योंकि यहाँ से 2 दरिया गुजरते हैं। एक है अमू दरिया और दूसरा है सेर दरिया, और ये दोनों दरिया उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद एरल सी में जाकर गिरते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों रिवर्स के आसपास की जमीन एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होगी, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। असल में सेंट्रल एशिया के साउथ और ईस्ट में एटलाई माउंटेन रेंज है जो चाइना से लेकर मंगोलिया, सेंट्रल एशिया और रशिया तक जाती है, और इस माउंटेन रेंज की वजह से इस सारे एरिया में कोई भी क्रॉप उगाने के लिए खाली और फ्लैट जमीन ही नहीं बचती। तो अगर देखा जाए तो सेंट्रल एशिया की सिर्फ 20 से 25% जमीन एग्रीकल्चर के काबिल है, और इसीलिए कजाकिस्तान, वेस्टर्न उज्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के इस सारे एरिया पर कोई नहीं रहता। हालांकि थोड़ी ही ऊपर रशिया और यूक्रेन है जिनकी करीबन 60 to 80% जमीन एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल है। यही वजह है कि आज भी सेंट्रल एशिया की 50% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है और वो बाकी दुनिया से कट ऑफ बस अपनी जमीनों पर जानवर चराते हैं और उन्हीं का दूध पीकर और गोश्त खाकर गुजारा करते हैं। लेकिन अगर आप सेंट्रल एशिया का मैप देखें तो वहाँ वेस्टर्न बॉर्डर पर तो एरल सी है, तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज इससे फायदा क्यों नहीं उठाते? इसका जवाब जानने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना होगा। असल में आज सेंट्रल एशिया में जितने भी लोग रहते हैं वो असल में तुर्क है, जो आज से करीबन 4000 साल पहले साइबेरिया, नॉर्दर्न चाइना और ईस्ट एशिया से माइग्रेट करके इधर आए। 6th सेंचुरी एडी के अराउंड इन लोगों ने यहाँ पर अपनी एम्पायर कायम की जो ब्लैक सी से लेकर मंगोलिया तक फैली हुई थी। फिर 7th और 8th सेंचुरी में अमू दरिया से लेकर सेर दरिया का ये सारा एरिया मुस्लिम कंट्रोल में चला गया। ये वही एरियाज हैं जिन्हें आज उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान कहते हैं। फिर 13th और 14th सेंचुरी में मंगोल्स ने इस सारे एरिया पर कब्जा कर लिया और बहुत सालों तक सेंट्रल एशिया मंगोलों के कंट्रोल में रहा। 16th सेंचुरी में जब मंगोल्स का जोर टूटा तो रशियन और चाइनीज एम्पायर के बीच इस एरिया का कंट्रोल लेने की कोशिश शुरू हो गई, और फिर फाइनली 1917 में सोवियत यूनियन ने इस सारे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। सोवियत यूनियन ने सबसे पहला काम ये किया कि यहाँ पर रहने वाले 5 बड़े एथनिक ग्रुप्स कजाक, ताजिक, तुर्कमानी, उज्बेक
और किर्गिज को कंट्रीज में डिवाइड कर दिया। अब इस चीज से पता चलता है कि सोवियत यूनियन को ग्राउंड रियलिटीज की कितनी अवेयरनेस थी कि उसने हर एरिया में जो भी ग्रुप मेजॉरिटी में था उसे एक कंट्री बना दिया। अमेरिका का अफगानिस्तान में सबसे बड़ा ब्लंडर यही था कि वो वहाँ की एथनिक रियलिटी से अवेयर नहीं था। इसीलिए 2001 में जब उसने अफगानिस्तान पर अटैक किया और तालिबान गवर्नमेंट को उल्टाया तो उसने तालिबान की जगह अफगानिस्तान का कंट्रोल ताजिक लोगों को दे दिया। हालांकि ताजिक अफगानी पॉपुलेशन का सिर्फ 30% है और वो ज्यादातर दर्री जबान बोलते हैं, जबकि अफगानिस्तान में 50% पश्तून है। और इसी का नतीजा ये हुआ कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान के लोगों पर अपना कंट्रोल नहीं रख सकी और अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के सिर्फ 1 महीने में तालिबान ने वापस अफगानिस्तान का कंट्रोल ले लिया। सोवियत ने इस एरिया को डिवाइड तो कर दिया और यहाँ पर डेवलपमेंट भी शुरू की, मगर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से उसका यहाँ के लोगों से क्लैश होना शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी और जो कम्युनिस्ट थे वो रिलीजियस आइडियोलॉजीज के बहुत अगेंस्ट थे। इसीलिए उन्होंने बहुत साल तक सेंट्रल एशिया में मस्जिद और चर्चेज बंद किए रखे और इस वजह से उनके लोकल लोगों के साथ बहुत खूनी क्लैशेस भी होते रहे। इसी का नतीजा ये हुआ कि बहुत से सेंट्रल एशियंस अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट और सब कॉन्टिनेंट की तरफ माइग्रेट कर गए। यहाँ पर सोवियत यूनियन को एहसास हुआ कि इस तरह सेंट्रल एशिया के लोगों में रिजेंटमेंट बहुत बढ़ जाएगी और उनके लिए यहाँ का कंट्रोल लेना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पर डेवलपमेंट शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता रिलीजियस रिलैक्सेशन भी देना शुरू कर दी। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आज सेंट्रल एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर है और इसका क्रेडिट सोवियत यूनियन को जाता है। लेकिन इस कॉटन इरिगेशन का सेंट्रल एशिया को बहुत नुकसान भी हुआ है। असल में कॉटन की इरिगेशन के लिए सोवियत यूनियन ने एरल सी से उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ताजिकिस्तान तक कैनाल्स बनाए ताकि कॉटन के खेतों तक पानी पहुंचाया जा सके। ये सारी कॉटन यहाँ से रेल नेटवर्क्स के जरिए रशिया जाती थी और वहाँ से बाकी दुनिया को एक्सपोर्ट होती थी। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि इतनी ज्यादा कैनाल्स बनाने की वजह से एरल सी का पानी खुश्क होना शुरू हो गया और आज 100 साल बाद हाल ये है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी लेक अब एक डेजर्ट बन चुकी है। सोवियत यूनियन ने 40-50 साल सेंट्रल एशिया की कॉटन एक्सपोर्ट से खूब पैसा कमाया। 1991 में सोवियत यूनियन टूटने के बाद सेंट्रल एशियन कंट्रीज पर सोवियत कंट्रोल तो खत्म हो गया, मगर उनके लिए 2 नई प्रॉब्लम्स सामने आ गई। एक तो बरसों कम्युनिस्ट कंट्रोल में रहने की वजह से उनकी इंडस्ट्री तबाह हो चुकी थी और अब उन्हें नए सिरे से इंडस्ट्री और इकोनॉमी खड़ी करनी थी, और दूसरा इन कंट्रीज के लिए पानी का सबसे बड़ा सोर्स एरल सी अब तकरीबन खत्म हो चुका था। इन्हीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से गवर्नमेंट्स डिलीवर नहीं कर सकी और कई सेंट्रल एशियन कंट्रीज में 1990s के बाद जबरदस्त सिविल वॉर और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू हो गई। जैसे 1990s में ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में सिविल वॉर हुई और फिर 2005 में उज्बेकिस्तान में बहुत ज्यादा रिवॉल्ट्स हुए जिसमें गवर्नमेंट और लोकल्स में बहुत लड़ाई हुई और ये सिलसिला अब तक चल रहा है। और फिर ऊपर से वर्ल्ड पावर्स के बीच होने की वजह से सेंट्रल एशिया एक पावर पॉलिटिक्स का शिकार भी रहता है। जैसे आज सेंट्रल एशिया की 80% नेचुरल गैस चाइना और रशिया को जाती है, जिन्होंने ये गैस पाइपलाइंस खुद डेवलप की हैं और इसीलिए वो इन कंट्रीज से बहुत कम कीमत पर ये गैस खरीदते हैं। और फिर अब रशिया यूक्रेन वॉर के बाद चाइना और इंडिया अब मेनली रशिया से गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सेंट्रल एशिया की नेचुरल गैस की डिमांड मजीद गिर गई है। तो ऑल इन ऑल सेंट्रल एशिया अपनी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करंट जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स की वजह से सिर्फ एक पपेट बन चुका है जिसे वर्ल्ड पावर्स अपने फायदे के लिए यूज करती हैं और फिर अपना मतलब पूरा होने पर फेंक देती हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर रशिया और चाइना वर्ल्ड पावर्स के तौर पर उभरते हैं तो शायद ये सिल्क रोड फिर से इम्पोर्टेंट हो जाए और एक बार फिर सेंट्रल एशिया ट्रेड और कल्चर का हब बन जाए। मगर फिलहाल अगले एटलीस्ट 10 साल से पहले ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। किसी भी कंट्री की ज्योग्राफी उसकी इकोनॉमिक सक्सेस में 50% से ज्यादा रोल प्ले करती है। हमने कुछ टाइम पहले अमेरिका की ज्योग्राफी पर एक वीडियो बनाई थी और बताया था कि कैसे अमेरिका की ज्योग्राफी ने उसे वर्ल्ड सुपर पावर बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इट्स अ मस्ट वॉच वीडियो फॉर एवरीवन। ये है वो सारे सोर्सेज जहां से हमने आज की वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।